नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों सबसे पहले आप सभी को छठ पर्व की बहुत बहुत बधाई। आज छठ है। दोस्तों आज के इस वीडियो में जिनको दिल्ली पुलिस का एग्जाम देना है उनके लिए कुछ बात लेकर के आया हूं। जैसे प्रश्न जो भी रहेंगे उनसे संबंधित उस टॉपिक को पूरे मैं मौखिक रूप से एक्सप्लेन करूंगा। आपको अच्छे से सुन के जाना है, क्योंकि इस दिल्ली पुलिस के एग्जाम में अब तक 12 शिफ्ट की एग्जाम हो चुकी है। इन 12 शिफ्ट के दौरान मैंने पाया कि बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं, करीब 10 से 15 ऐसे टॉपिक हैं जहां से आपको क्वेश्चन फिक्स कर रखा है कि आना ही आना है। और ये क्वेश्चन ज़्यादा डीप से नहीं ले रहे हैं, आपको हल्का फुल्का जानकारी रखना है, आपके काम बन जाएंगे। अगर 50 में से 15 क्वेश्चन पहले ही आउट हो तो आपकी मनोबल और भी बढ़ जाएगी। तो चलिए देख लीजिए, इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा जिनको एग्जाम देना है ना भाई। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। पहला एक जो सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक में रहा ये हमारा है 42वां संविधान संशोधन। आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, इससे कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। मौलिक कर्तव्य किससे जोड़ा गया, समवर्ती सूची में शिक्षा को कब लाया गया, लघु संविधान किसे कहते हैं, मौलिक कर्तव्य किस समिति की अनुशंसा पे होती है, 42वां संविधान किस सन में हुआ था। तो इसमें सिर्फ मैं आपको 42वां संविधान हेडिंग रखिएगा और इससे बारे में समझाता हूँ। तो इसमें बहुत सारे चीज हुए थे। सबसे पहले आपका 1976 में आपका ये 42वां संविधान संशोधन होता है। 42वां संविधान संशोधन के तहत आपका फंडामेंटल जो ड्यूटीज है ये आपको जोड़ा गया था, लेकिन शुरुआत में याद रहे मात्र 10 प्रकार के जोड़े गए थे, लेकिन आज हमारा 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है। इसके अलावा इसमें जो है शिक्षा को आपका जो है कंकरेंट लिस्ट में समवर्ती सूची में लाया गया था। इसके अलावा संसद के कार्यकाल में उलटफेर किया गया था। जो संसद के कार्य अभी आता है 5 वर्ष का लोकसभा का, तो उसमें जो है थोड़ा उलटफेर किया गया था। इसके अलावा इसमें अखंडता, धर्मनिरपेक्षता और समाजवादी शब्द को जोड़ा गया था। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है ना। तो ये सब आपको ध्यान रखना है ये 42वां संविधान संशोधन के बारे में। ये हो गई जी हमारी 42वां संविधान संशोधन। आपको जो पॉलिटी से और याद रखना है, पॉलिटी से 4 चीज काफी पूछ रहे हैं। एक तो आपका गवर्नर है ना, गवर्नर के बारे में पूछ रहा है, गवर्नर। इसके अलावा एक आपका डीपीएसपी पूछ रहा है, डीपीएसपी पूछ रहा है। एक आपका संशोधन जो भी है आपका संशोधन अमेंडमेंट पूछ रहा है ना। और एक आपका राष्ट्रपति के बारे में पूछ रहा है, और एक हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है ना, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट। ये इतने चीज पूछ रहे हैं पॉलिटी में। इतने चीज को मैं मौखिक रूप से यहाँ पे निपटाता हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा, आपका काम इतना ही में हो जाएगा अगर आपने याद रख पाया तो। ठीक है। गवर्नर को पहले करता हूं एक्सप्लेन। गवर्नर क्या होती है, गवर्नर की नियुक्ति सबसे पहले कौन करता है, तो गवर्नर की नियुक्ति करते हैं हमारे प्रेसिडेंट साहब। कौन करते हैं, प्रेसिडेंट साहब। गवर्नर की जो है पद कब तक रहती है, तो आप कहिएगा जब तक प्रेसिडेंट चाहे, यानी प्रेसिडेंट के प्रसाद पर्यंत पद को धारण करते हैं। गवर्नर राज्य में कार्यपालिका का प्रधान होता है। गवर्नर जो है ये राज्यों में कार्यपालिका का प्रधान होता है। गवर्नर जो है एट अ टाइम एक से अधिक राज्यों में अपनी सेवा दे सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा गवर्नर जो है सीएम, महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल इत्यादि वगैरह की नियुक्ति कर सकते हैं राज्यों में। ठीक है। तो ये थोड़ा सा गवर्नर है। गवर्नर के पास क्षमादान का अधिकार भी है। आर्टिकल 161 के अनुसार कदाचार सिद्ध व्यक्ति को है ना क्षमा कर सकते हैं, सजा कम करवा सकते हैं, डिले करवा सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा गवर्नर जो है आपका राज्यों के अंदर बहुत सारे और भी नियुक्तियां करते हैं। गवर्नर सबसे पहले जो महाधिवक्ता की आर्टिकल है ये भी आपसे पूछा जाता है। 165 के अनुसार महाधिवक्ता की नियुक्ति करते हैं राज्यों में गवर्नर। और महाधिवक्ता क्या होता है, तो उस राज्य के सबसे बड़े विधिक अधिकारी होंगे, जैसे केंद्र में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है। ठीक है। इसके अलावा गवर्नर हो गया थोड़ा सा। इसके अलावा मैं आता हूं गवर्नर के बाद डीपीएसपी में। मैंने आपको बताया कि ये डीपीएसपी का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से ही राज्यसभा में जो 12 सदस्यों का मनोनयन करते हैं राष्ट्रपति, ये भी आयरलैंड के संविधान से ही लिया गया है। डीपीएसपी को हम 3 कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं, गांधीवादी, उदार बौद्धिकवादी, समाजवादी। इस प्रकार से हमारे जो है 3 कैडर में आर्टिकल को चेंज कर दिया है। अब कुछ एक आर्टिकल है जो आपको ध्यान रखना है, जैसे 40 आर्टिकल। सबसे पहले 39 का ए याद रखना है, 40 याद रखना है, 42 याद रखना है, 44 याद रखना है, 49 याद रखना है, 50 याद रखना है, 51 याद रखना है, 51 के ए याद रखना है। हालांकि 51 के ए मौलिक कर्तव्य से बाहर है, सॉरी मौलिक कर्तव्य है, ये डीपीएसपी से बाहर है।
39 का ए में, माफ कीजिएगा दोस्तों सर्दी है, 39 का ए में क्या कहा जाता है कि किसी जो है समान विधिक एवं निःशुल्क न्याय से संबंधित है। ठीक है, समान विधिक एवं निःशुल्क न्याय देता है। इसके अलावा 40 ये ग्राम पंचायत से संबंधित है, ग्राम पंचायत के गठन। हालांकि ग्राम पंचायत के बारे में विस्तृत जानकारी आपको 243 आर्टिकल में मिलेगा, लेकिन सीधे सीधे में ग्राम पंचायत का गठन 40 में है। 42 में महिला या प्रसूति सेवा से संबंधित है। 44 में समान नागरिक संहिता है। 49 में आपका लोक जनहित के जो जगह है उसको संरक्षण प्रदान करने से है। 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का विभाजन बताया गया है। 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देना है। 51 ए में मौलिक कर्तव्य है। तो ये डीपीएसपी भी हो गया, डीपीएसपी भी हो गया। इसके अलावा मैंने तीसरा कहा था, एक आपका हाई कोर्ट पूछ रहा है और सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है। अभी तक जो क्वेश्चन पूछा है इनसे ये पूछा है तदर्थ न्यायाधीश क्या होती है और रिट कैसे जारी करते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करते हैं आर्टिकल 32 का प्रयोग करके, वही हाई कोर्ट रिट जारी करते हैं आर्टिकल 226 का प्रयोग करके, है ना। सुप्रीम कोर्ट रिकॉर्ड न्यायालय होगा आर्टिकल 129 के अनुसार, हाई कोर्ट रिकॉर्ड न्यायालय होगा आर्टिकल 215 के अनुसार। इसके अलावा क्या है, सुप्रीम कोर्ट का गठन है 124 के अनुसार, हाई कोर्ट का गठन है 214 के अनुसार। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में मैक्सिमम नंबर ऑफ जजेस कितने हो सकते हैं अभी वर्तमान में, तो 34 हो सकते हैं, 33+1। हाई कोर्ट में लिमिट नहीं है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान जो न्यायाधीश है कौन है, तो 50वें नंबर के हैं DY चंद्रचूड़ साहब, इकलौता ऐसा मुख्य न्यायाधीश जिनके पिताजी भी मुख्य न्यायाधीश रहे हैं और 16वें न्यायाधीश रहे थे उनके पिताजी। ठीक है, इसके अलावा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट रिकॉर्ड न्यायालय होता है। और रिकॉर्ड न्यायालय क्या होता है ये मैं पहले ही बता चुका हूं। तो ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की कुछ बातें आपको ध्यान रखना है। अब जो क्वेश्चन आया कि भाई तदर्थ है ना, तदर्थ, इस प्रकार से तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति जो है करने में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसकी सलाह लेती है, ये क्वेश्चन आपका आया है एग्जाम में। तो भैया देखिए इसको थोड़ा अच्छे से समझिएगा। देखिए, तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस यानी वर्तमान में जो DY चंद्रचूड़ साहब है अपने मन से नहीं कर सकते। इसके लिए अग्रिम प्रेसिडेंट का जो है आपका अनुमोदन जरूरी है, प्रेसिडेंट का अनुमोदन या हामी जरूरी है। ठीक है, लेकिन जब प्रेसिडेंट साहब हामी भर देते हैं कि हाँ ठीक है कर लीजिए, सबसे पहले तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति होते क्यों है। मान लीजिए बहुत सारे बेंच को बैठाना है, बेंच मतलब होता है भाई एक ग्रुप ऑफ जजेस, है ना, बेंच मतलब बैठने वाला नहीं, है ना। तो उस समय जब जजेस कम पड़ते हैं तो दूसरे हाई कोर्ट से जजेस को लाया जाता है। ठीक है, जैसे आप सरकारी नौकरी खास करके रेलवे में करोगे और बगल वाले स्टेशन पे अगर काम का लोड बढ़ जाता है तो आप दूसरे स्टेशन से अपना स्टेशन छोड़ के दूसरे स्टेशन पे काम करने जाते हो, उसे टीए कहते हैं। ठीक है, उसका अलग से आपको भत्ता मिलेगा रेलवे के द्वारा। तो ऐसे ही जो है आप सुप्रीम कोर्ट में जब वर्कलोड बढ़ती है तो हाई कोर्ट से जजेस को बुलाया जाते हैं और उस समय जो है सारी फैसिलिटी हाई कोर्ट के जो जज को होती है वैसा फैसिलिटी उनको दिया जाता है। तो उसमें प्रेसिडेंट की हामी होती है, लेकिन नियुक्ति करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जैसे पटना हाई कोर्ट से बुलाना है तो पटना हाई कोर्ट के जो उस समय जो चीफ जस्टिस होंगे, क्योंकि पटना हाई कोर्ट में भी एक सर्वोच्च न्यायाधीश होंगे, है ना, तो उनसे सलाह लेंगे भारत के मुख्य न्यायाधीश। लेकिन पहले किसकी अनुमोदन जरूरी है, राष्ट्रपति की। समझ गए मेरे ख्याल से। इसके अलावा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट समझा दिया, इसके अलावा मैं डीपीएसपी समझा दिया, गवर्नर समझा दिया। राष्ट्रपति के बारे में आइए, इनके बारे में तो इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हमें तो कभी कभी लगता है कि 3-4 घंटा इसी पे ही दिया जाए, है ना। राष्ट्रपति साहब तो आप जानते हैं देश के सर्वोच्च नागरिक, तीनों सेनाओं का प्रमुख, इसके अलावा केंद्र में जो है कार्यपालिका का प्रधान। ये 3 चीज एक लफ्ज में याद रखिए। राष्ट्रपति संसद के अभिन्न अंग भी होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिला के ही हमारे संसद की परिभाषा मतलब बनती है, पूर्ण होती है। इसके अलावा राष्ट्रपति जो है बड़े की पोस्ट जो भी है इंडिया में उनकी नियुक्ति करते हैं, जैसे प्रधानमंत्री के करते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की करते हैं, यूपीएससी के सारे अध्यक्ष के करते हैं, अध्यक्ष और सदस्य के करते हैं। हाई कोर्ट के अध्यक्ष, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के सारे जजेस की नियुक्ति करते हैं, राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं, है ना, कैग की नियुक्ति करते हैं, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया और भी मेनी मोर। ठीक है, ये जो कैग है यहाँ से क्वेश्चन आना अभी बाकी है आपके एग्जाम में। आज तक ऐसा कोई एग्जाम नहीं हुआ जहां कैग से क्वेश्चन नहीं आता है। तो कैग से ध्यान रखिएगा, सबसे पहले फुल फॉर्म कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसके आर्टिकल 148 149 है। 148 में कैग की नियुक्तियों का प्रावधान है जो राष्ट्रपति करते हैं।
149 में इसकी शक्ति वगैरह के बारे में जानकारी दिया गया है। कैग जो है लोक लेखा समिति की प्रतिवेदनाओं की जांच करते हैं। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा। मैं आपको हिंट दे देता हूं, प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं जो सिर्फ लोकसभा के होते हैं। ठीक है भाई। अगला है कि भारत में कौन से मिशन कब आया, इस पे हम थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, कि आपको कौन सा मिशन कब आया, कौन सा मिशन किस लिए आया, यानी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो चीज किए गए उसके बारे में जानकारी रखना है। एक सेकेंड, ये वाला सीट रहेगा तो ज्यादा बेटर रहेगा, है ना। तो आपको ध्यान रखना है क्रिप्स मिशन कब होती है, 1942 में होती है। एस्टोपर्ट क्रिप्स जहाँ अंग्रेज थे, इनके नाम पे ही है ये। तो क्रिप्स मिशन जब फेल हुआ था, जब विफल हुआ था क्रिप्स मिशन, तो इसी फेलियर के कारण जो है आपका भारत छोड़ो आंदोलन जन्म लिया था। जो भारत छोड़ो आंदोलन होती है आपका किसके द्वारा, क्विट इंडिया मूवमेंट बोलते हैं इसे, ये किसके द्वारा, गांधी जी के द्वारा। तो ये क्यों हुआ था, जैसे कल आपसे पूछा गया था कि 1857 का विद्रोह क्यों हुआ था, तो मैंने बता रखा है भाई, चर्बी वाली कारतूस, है ना, जो आपका एक रिलीजियस भावना को ठेस पहुंचाने वाला था उस समय। तो ये चर्बी वाला कारतूस ही जो है आपका मेन कारण बना था 1857 के विद्रोह के, यानी सिपाही विद्रोह की। तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ क्रिप्स मिशन की। ये क्रिप्स मिशन जब 1942 में इसमें फेलियर आ गई, फेल हो गई, अपने वादे के मुताबिक नहीं उतर पाए, तब आपका भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। और इसी भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने डू और डाई का नारा दिया था। ठीक है, ये कहां से हुआ था, बॉम्बे से हुआ था। 8 अगस्त 1942 को जो है आपका इसकी शुरुआत हुई थी, 8 अगस्त 1942 को। ठीक है भाई। इसके अलावा दूसरा है कैबिनेट मिशन। ये क्या है, 1946 में आया था। इसमें कितने सदस्य थे पहले तो ये पूछा जाता है। तो इसमें 3 सदस्य थे। कौन कौन, AB अलेक्जेंडर, दूसरा था पैथिक लॉरेंस था, और एक तीसरा था आपका एस्टोफर्ट क्रिप्स, यानी यही वाला क्रिप्स। तो ये 3 सदस्य थे आपके जो है कैबिनेट मिशन में। कैबिनेट मिशन का मेन लक्ष्य क्या था, तो भारत को भावी संविधान का ढांचा बनाकर देना। ठीक है, ये था कैबिनेट मिशन। भारत के भावी संवैधानिक प्रयास में कार्य करने के उद्देश्य से गठित किए गए थे। साइमन कमीशन ये 1927 में आया, बन के तैयार हुआ था, और 1928 में भारत आया था। यहाँ पे थोड़ा सा क्लू सही कर लीजिएगा, ये 1927 में बन के तैयार हुआ था, और जब भारत आया था तो 1928 हो गया था। ठीक है, साइमन कमीशन को गोरो का कमीशन कहा गया है। गोरो मतलब अंग्रेज, है ना। इसी का विरोध कर रहे लाला लाजपत राय साहब लाठीचार्ज का शिकार हुआ था, जिससे अंततः उनकी मृत्यु हो गई थी। जालियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ था, इसके पीछे रीजन क्या था, तो आप कहिएगा रॉलेट एक्ट, है ना। रॉलेट एक्ट जो है इसके पीछे का मेन रीजन था, क्योंकि रॉलेट एक्ट ऐसा कानून था जो बिना अपील बिना दलील का कानून कहा गया था। इसके तहत किसी को भी शक के दायरे में लेकर गिरफ्तार किया जा सकता था, है ना। तो इसी के कारण जब मतलब बहुत सारे नेता इसकी विरोध कर रहे थे, तो कुछ नेता को पकड़ के जो है बंदी बना लिया गया, और इसी बंदी बनाए जाने के चक्कर में, है ना, हम विचार विमर्श करने हेतु अपने नेतागण के साथ इकट्ठा हुए थे। कहां पे, अमृतसर के जालियांवाला बाग में, जहां पे जनरल ओडायर ने गोली चलवा दिया था। कहा जाता है कि जालियांवाला बाग में एक ही रास्ता है जाने के लिए और आने के लिए, इसमें ज्यादा और नरसंहार बढ़ गई, जो इतिहास में एक काला दिन है। ठीक है, इसके समय अंग्रेज कौन थे ये आपसे पूछा जाता है, तो बताइएगा चेम्स फोर्ड था, है ना। इसके अलावा मॉर्ले मिंटो सुधार 1909 में आया था। इसमें सांप्रदायिक चुनाव जो है, सांप्रदायिक चुनाव मतलब रिलीजियस से हटके होती है ना भैया, कि भाई आप जो है थोड़ा सा फूट डालने के लिए होता है। सांप्रदायिक भावना को जो है जागृत कर दिया था इन्होंने, कि चुनाव अलग अलग, भाई हिंदू अलग करेंगे, मुस्लिम अलग करेंगे। मॉर्ले मिंटो सुधार 1909 में, है ना। ये भी कम फोड़ना नहीं चाहा। इसके अलावा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना 1919 ईस्वी में, है ना। इसमें इनसे भी ज्यादा बढ़ चढ़ के जो है इस तरीके की बात देखने को मिला, और इसमें जो है आपका द्विसदनीय जो आपका व्यवस्था है इसमें इंट्रोड्यूस
इंट्रोड्यूस करवाया गया। बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में होता है, ये भी विभाजन करके फूट डालना चाहा, है ना। ये जो है बंगाल विभाजन 1905 में कर्जन करवाए थे, लेकिन बंगाल विभाजन निरस्त भी करवाया गया बाद में हार्डिंग के द्वारा 1911 में निरस्त करवाया गया था, ठीक है। इसके अलावा मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ये ढाका में हुआ था। आगा खां और सलीमुल्लाह खां इनके चीफ थे। कांग्रेस का सूरत विभाजन 1907 में गरम दल और नरम दल अलग हो गए थे, है ना। रास बिहारी घोष जो है इसकी जो है आपका अध्यक्षता संभाल रहे थे। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929, है ना, इसमें आपने पूर्ण स्वराज की मांग की थी और कल ये भी आया था क्वेश्चन आपको, लाहौर अधिवेशन JL नेहरू जो है इनकी अध्यक्षता संभाले थे। लेकिन स्वराज शब्द का प्रथम प्रयोग जो है 1906 के अधिवेशन कोलकाता में किया गया था, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी कर रहे थे। भारत छोड़ो आंदोलन 1942, इसके बारे में समझा चुका मैं। चौरा चौरी हत्याकांड, इसका भी अच्छा खासा क्रेज है एग्जाम के अंदर। 1920 में जो आपका असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था, उसको 1922 में बंद किया गया। जब चौरा चौरी हत्याकांड हो जाता है उत्तर प्रदेश के अंदर, एक जनसंहार है जिसमें अंग्रेजों की जान चली जाती है, बहुत सारे थाने वगैरह में आग लगा दिया जाता है, ठीक है। इसी के बाद जो है 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने अपना एक अलग पार्टी स्वराज पार्टी का गठन करता है। काकोरी ट्रेड एक्शन 1925 में होता है ना। तो ये कुछ आपका इंडिया के जो स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए मोमेंट है उनको याद रखना है, ताकि आपको जो है काम आ सके, ठीक है। इसके अलावा जनगणना 2011 के अनुसार किस देश केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या है? सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या है, ठीक है। तो केंद्र शासित प्रदेश में केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक, तो केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक दिल्ली हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या है, दूसरा स्थान बिहार का है। अभी राज्य में कहेगा तो किसका हो जाएगा? उत्तर प्रदेश का, और दूसरा बिहार का हो जाएगा, तो इसे ध्यान रखेंगे। महाराष्ट्र में सबसे अधिक शहरी जनसंख्या, है ना, शहरी जनसंख्या सबसे अधिक महाराष्ट्र में। कहने का मतलब है कि जनगणना के बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी रखना है। आइए मैं आपको जनगणना के बारे में मौखिक रूप से जानकारी देता हूं, है ना, रिवीजन कीजिएगा। देखिए जनगणना सबसे पहले 1872 से स्टेप लेता है इंडिया में, मेयो के समय लेता है, मेयो के समय। एक खाली पेज होता तो मजा आता, ठीक है। रुकिए, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा खाली है यहाँ का रखता हूँ, ठीक है। तो मेयो के समय 1872 में लिया था, है ना। मेयो, इस मेयो की हत्या कहाँ होती है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो अंडमान एंड निकोबार में होती है इसकी हत्या, ठीक है। फिर जनगणना 1881 से लगातार होता है, रिपन के समय से होता है। ये रिपन 1881 में पहली बार देश में प्रथम कारखाना अधिनियम बनाता है, ठीक है। प्रथम कारखाना अधिनियम इसी के समय में आया था, रिपन के समय। साथ ही साथ जो वर्नाकुलर एक्ट था, वर्नाकुलर एक्ट जो 1878 में बना था लिटन के समय, इसको भी समाप्ति मिली थी कब? रिपन के समय, ठीक है। इसके अलावा आजादी के बाद प्रथम जनगणना आपका 1951 में हुआ था, अंतिम जनगणना 2011 में हुआ था, होने वाली जनगणना 2021 में लंबित है, ठीक है। जो 2021 में जनगणना होगी ये आजादी के बाद 8वां होगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है भाई। इसके अलावा जनगणना 2011 का डाटा देखते हैं तो सबसे पहले लिटरेसी रेट की बात करते हैं तो 74.04 था। मेल का लिटरेसी रेट की बात करेंगे तो 82.14 और फीमेल का 65-46%, ठीक है। इसके अलावा सबसे अधिक लिटरेसी रेट था टॉप पे केरला और सबसे बॉटम में था बिहार। अब आते हैं डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व की बात करेंगे, है ना। तो 382 व्यक्ति पर किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है पूरे देश की। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व 1100 से भी अधिक जो है आपका किसका है? बिहार का है। और सबसे कम 17 के करीब कौन है? आपका अरुणाचल प्रदेश का है, ठीक है। ये डेंसिटी हो गई। इसके अलावा सबसे अधिक जनसंख्या और सबसे कम जनसंख्या, सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश की, सबसे कम जनसंख्या सिक्किम की, ठीक है। सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या भी उत्तर प्रदेश की, सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या भी सिक्किम की। सबसे अधिक शहरी जनसंख्या महाराष्ट्र की, सबसे कम शहरी जनसंख्या भी सिक्किम की, ठीक है। तो सिक्किम तीनों कैडर में अपना एकाधिकार रखा है। इसके अलावा ये हो गया, इसके अलावा हमारा आता है लिंगानुपात हो गया, लिटरेसी रेट हो गया। इसके अलावा आपसे पूछा जाता है लिंगानुपात कहाँ बताया? हाँ, लिंगानुपात, लिंगानुपात सबसे अधिक केरल का सेक्स रेशियो, सबसे कम हरियाणा का, ठीक है। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक लिंगानुपात पदुचेरी का है,
पुडुचेरी का जो है सबसे अधिक लिंगानुपात है केंद्र शासित प्रदेश के अंदर, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा आपसे पूछा जाता है कि डिकैडिकल ग्रोथ कितना रहा था, तो आपका 17.64% डिकैडिकल ग्रोथ रहा था, ठीक है भाई। सबसे कम डिकैडिकल ग्रोथ रहा था आपका नागालैंड का -0.6%, ये घट ही गया था नागालैंड की जनसंख्या। इसके अलावा फर्टिलिटी रेट की बात आती है, तो फर्टिलिटी रेट जो बात है 2.2 से लेकर 2.4 तक जो भी ऑप्शन रहेगा आपके एग्जाम में उसे टिक कीजिएगा। मान लीजिए एसएससी एमटीएस में फर्टिलिटी रेट 2020 के अनुसार पूछ दिया, चूंकि 2004 से जो है पहले की तुलना में फर्टिलिटी रेट देश की घट रहा है, क्योंकि भाई जनसंख्या पे उतनी तेजी से नहीं बढ़ोतरी हो रही है, अब सब आदमी जागरूक हो गया है। तो अभी जो है फर्टिलिटी रेट 2020 के अनुसार मान लीजिए 2.2 कीजिएगा, और ये 2011 में 2.4 के करीब था, इस प्रकार से। इसके अलावा और क्या डाटा है, तो सब कुछ डाटा लगभग हो ही गया, इतने से आपका काम चल जाएगा। जनगणना की अगर इतनी नॉलेज रखते हैं तो आपका अच्छा। एक जनगणना से और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जनगणना 2011 कितने चरणों में कराए गए थे, तो आप बताना है जी 2 चरणों में। अभी जातिगत जनगणना आपका हुआ है बिहार में, ठीक है, तो ये जनगणना से था। इसके अलावा जो रासायनिक तत्व के नाम है, रासायनिक नाम कहिए या फिर उसका सूत्र कहिए, या फिर जो चट्टान की कैटेगराइज है, कायांतरित है, आग्नेय चट्टान है, अवसादी चट्टान है, तो इन सब को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। एक सेकेंड, हाँ मैं कहाँ था, ये जो रासायनिक आपका सूत्र है जिसे आप यूज करते हैं, उसका या तो सूत्र या फिर जो उसके बाजार के नाम है, रासायनिक नाम है, ये सब आपको थोड़ा यहाँ से क्वेश्चन आ रही है ना। तो धोवन सोडा का रासायनिक नाम यहाँ बेसिक में रखा हूँ मैं, सोडियम कार्बोनेट इसे कहते हैं धोवन सोडा को, है ना, Na2CO3, और इसके साथ हमने 10H2O लगाना है। कभी कभी एग्जाम में इतना चीज़ नहीं भी रहता है, ठीक है। तो ये धोवन सोडा का है। इसके अलावा धोवन सोडा को सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, खाने वाला सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। NaHCO3 इस प्रकार से, Na2HCO3 इस प्रकार से जो है आपका खाने वाला सोडा हो जाएगा। इसमें H लगता है, उस वाले में H नहीं लगता है, इतना है। NaHCO3 होता है, इसका 2 नहीं होता है इसमें। इसके अलावा कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, NaOH होता है सिंपल सा। इसके अलावा संगमरमर को कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, और इसका सूत्र भी आपको याद रखना है, तो कैल्शियम का सूत्र लिख लेंगे, इसके कार्बोनेट का लगा देंगे CO3। इसके अलावा साधारण नमक सोडियम क्लोराइड वगैरह, NaCl, ब्लीचिंग पाउडर COCl2, इस प्रकार से आपको याद रखना है। ब्लीचिंग पाउडर की बनाने की विधि और आपका जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसको भी बनाने की विधि जरूर अपने मन में याद रखें, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। तो ब्लीचिंग पाउडर को शुष्क बुझा हुआ चूने पे क्लोरीन गैस प्रभावित करके बनाते हैं। शुष्क बुझा हुआ चूना का सूत्र ये होता है, CaOH का होल ट्वाइस, है ना। कैसे बनता है, कली चूना को जल से प्रतिक्रिया कराने के बाद बताया था। इसके अलावा जब इस पे क्लोरीन गैस प्रभावित करते हैं तो हमारा क्या प्राप्त होता है भैया, ब्लीचिंग पाउडर। और आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है, जिप्सम के निर्जलीकरण से बनते हैं, जिप्सम के निर्जलीकरण से बनते हैं, यानी जिप्सम में जल का अवशोषित कर दिया जाता है, तो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है, जिसका इस्तेमाल आप हड्डी वड्डी को जोड़ने के लिए डॉक्टर को करते हुए देखे होंगे, या फिर गृह उद्योग में भी होता है, मूर्ति का सांचा बनाने में होता है। तो ये कुछ कांग्रेस से आपका रसायन से। इसके अलावा जो पीरियोडिक टेबल है वो उसको भी नहीं भूलना है। पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन आते हैं, जैसे कल पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किसके परमाणु क्रमांक सबसे अधिक और सबसे कम है। मैंने आपको बता रखा है कि सबसे ज्यादा परमाणु क्रमांक 1 to 30 ही पूछते हैं, तो ज्यादा दूर का नहीं जाइएगा। अगर दूर का पूछता है तो फिर गिनी चुनी धातु जैसे सोना का हो गया, Au का हो गया, है ना, चांदी का हो गया, ऐसे पूछे जाते हैं। Au माने औरम माने सोना, है ना, तो Au Ag इस प्रकार से जो गिनी चुनी है, जो बहुत फेमस तत्व है, ऐसे चीज को पूछे जाते हैं। बाद बाकी 1 to 30 तक ही परमाणु क्रमांक पूछे जाते हैं। बाद बाकी जो 7 आवर्त और 18 वर्ग है, इसको मैंने याद करा ही दिया था कि किस प्रकार से इसे याद करना है, क्या क्या नाम होता है। 3 से 12 डी ब्लॉक एलिमेंट, पहला 2 जो है अल्कलाइन मेटल, इसके बाद जो है बोरॉन तत्व, इसके बाद ऑक्सीजन तत्व को कैल्कन कहते हैं, जो 16 में है, 17 में हेलोजन ग्रुप और 18 में अक्रिय या इनर्ट गैस है। इस प्रकार से मैं बता दिया था। टोटल 118 तत्व है, इसके भी हिसाब किताब लगा दिए थे। 91 + 20 + 7 कर दिए थे। 91 मेटल है, 20 नॉन मेटल और 7 उपधातु है ना। तो इस प्रकार से जो है आपको पीरियोडिक टेबल के बारे में थोड़ा और जानकारी चाहिए
चाहिए, है ना, कि किस पे आधारित है, तो परमाणु क्रमांक पे आधारित है। परमाणु क्रमांक क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या होती है, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या बराबर क्या होती है? द्रव्यमान की संख्या होती है। मैं रिवीजन करवा रहा हूँ इसीलिए फास्ट चल रहा हूँ भाई, कुछ लिखा नहीं है, मैं मौखिक रूप से पहले बताया, आपको सुनना है, सुन के अपनी जो है तरोताजा करके जाना है, ठीक है। इसके अलावा मेंडलीव ने आवर्त सारणी की खोज तो किया था 1869 में, लेकिन उसके आवर्त सारणी में क्या दोस्त थे? तो सबसे बड़ा दोस्त था कि परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था, जो पढ़ने में कठिनाई होता था। इसके अलावा इसके आवर्त सारणी में मात्र 63 ही तत्व थे, ये मेंडलीव की बात हो रही है, और 7 आवर्त और 9 ही वर्ग थे, ठीक है। इसके अलावा एक अष्टक का नियम बहुत दिन से एग्जाम में नहीं आया है, आएंगे जरूर। तो अष्टक का नियम जो है कौन दिया था? न्यूलैंडस ने दिया था। कौन दिया था? न्यूलैंडस महोदय ने दिया था, न्यूलैंडस अष्टक का नियम, है ना। अष्टक के नियम कहां तक लागू होते थे? तो कैल्शियम तक लागू होते थे। तो ये बात सब आपको ध्यान रखना है। कांग्रेस के अधिवेशन से क्वेश्चन आए हैं और आएंगे आगे, तो कांग्रेस से आपको कांग्रेस याद रखना है। देखिए सबसे पहले कांग्रेस के इतिहास में आ जाता हूं, ये सब हटाइए, लिखा पढ़ी, इधर आइए मैं बताता हूं, ठीक है। इधर आते हैं, कांग्रेस के बारे में इधर समझाते हैं, ठीक है। कांग्रेस के बारे में यहाँ पे समझाते हैं। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी। उस समय अंग्रेज गवर्नर कौन थे? डफरिन। कौन थे? डफरिन। किसके प्रयास से हुआ था? एओ ह्यूम। एओ ह्यूम के प्रयास से हुआ था, इसलिए कांग्रेस के संस्थापक किसे कहा जाता है? एओ ह्यूम को कहा जाता है। प्रथम बैठक कहाँ हुआ? कब हुआ? जाहिर सी बात है उसी साल हुआ, 1885 में हुआ। प्रथम बैठक के अध्यक्षता कौन किए थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी ने किए थे, है ना। अगला बैठक जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो तीसरी बैठक है। तीसरी बैठक प्रथम बार मुस्लिम अध्यक्ष जो है अध्यक्षता किए थे, कौन थे? है ना, बदरुद्दीन तैयब जी। कहाँ कर रहे थे? मद्रास में 1887 के अंदर। इसके अलावा जो अगला बैठक इंपॉर्टेंट है 1907 में, 1906 में आएंगे डायरेक्ट, सॉरी इससे पहले 1896 का भी इंपॉर्टेंट है, 1896 में आएंगे। इसमें क्या हुआ था? इसमें आपका वंदे मातरम को गाया गया था। किसको गाया गया था? वंदे मातरम को गाया गया था। अध्यक्षता कौन कर रहे थे? रहमतुल्लाह सयानी। इसके बाद हम आते हैं 1906 में। 1906 के बैठक क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। अध्यक्षता कौन कर रहे थे? दादा भाई नौरोजी, कोलकाता में। फिर 1907, ये महा इंपोर्टेंट है। इसमें क्या हुआ था? कांग्रेस में झगड़ा हो गया था और नरम दल और गरम दल में जो है आपका बट गया था। गरम दल के नेता भी आपसे पूछे जाते हैं, लालबाल पाल। इसके अलावा फिर आ जाते हैं डायरेक्ट 1915 में, 1915 में, और फिर आते हैं 1916 में, और फिर आते हैं 1917 में। इस प्रकार से जो है आपके बैठक इंपॉर्टेंट है। फिर 1924 वाला इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद 1924, फिर 1938 वाला इंपॉर्टेंट है, 1939 वाला इंपॉर्टेंट है, ये सब। अच्छा 1929 लिखा क्या? 1929 वाला तो मेन इंपॉर्टेंट है। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है, फिर एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं मिटा के। देखिए सबसे पहले जो 1916 में हुआ था, ये क्या हुआ था? इसमें बहुत सारी चीज हुआ था, ये बहुत बार पूछा गया है, इसके अध्यक्ष डायरेक्ट पूछता है। तो 1916 के जो अध्यक्षता किए थे ये अंबिका चरण मजूमदार किए थे। इसमें मुस्लिम लीग और आपका कांग्रेस एक हो गया था। इनके अलावा जो 1907 में झगड़ा हुआ था यहाँ पे एक हो गए थे, है ना, यानी गरम दल और नरम दल फिर से गले मिल लिए थे यहाँ पे। कहाँ पे? 1916 में। फिर 1917 वाला क्यों इंपॉर्टेंट है? तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसमें एनी बेसेंट के द्वारा जो है अध्यक्षता किया गया था। ये पहला मौका था जब कोई महिला कांग्रेस की अध्यक्षता संभाली थी। इसके अलावा मैंने कहा 1917, 18, 19, 20, 24 इंपॉर्टेंट है। तो 1924 क्यों इंपॉर्टेंट है? कि गांधी जी के द्वारा अध्यक्षता किया गया था बेलगांव में एकमात्र बार। फिर हमने कहा कि 1925 भी रख लीजिएगा, 1925 भी इंपॉर्टेंट है। ये सरोजनी नायडू के द्वारा अध्यक्षता किया गया था, क्योंकि ये भारतीय महिला थी, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, पहली भारतीय महिला। इसके अलावा 1929, ये महा इंपॉर्टेंट है। 1929 इसलिए क्योंकि इसमें हमने स्वराज की मांग की थी, पूर्ण स्वराज की मांग की थी। ये क्वेश्चन कल पूछा गया था, और ये जो है अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी कर रहे थे। इसके अलावा जो आपका कांग्रेस के अधिवेशन है लगभग इतने अगर आपने कर लिए तो एकदम अच्छा रहेगा। इतनी इससे बाहर ज़्यादा नहीं आते कांग्रेस के। एक आपका 1938 से भी क्वेश्चन आया था, परसों में आया था 1938 से। 1938 के जो अधिवेशन होती है इसमें सुभाष चंद्र बोस जो है जीतते हैं, है ना। और अगले साल 1939 में जो त्रिपुरी अधिवेशन होते हैं उसमें सुभाष चंद्र बोस के अगेंस्ट में पताभी सीतारामैया को खड़ा किया जाता है। हालांकि सुभाष चंद्र बोस साहब जीत गए होते हैं, लेकिन मनमुटाव के चलते कांग्रेस को छोड़ देते हैं और अपना अलग पार्टी बनाते हैं। पटाभी सीतारामैया को किसने उकसाया था, खड़ा किया था? तो गांधी जी, बताइएगा। खजुराहो का मंदिर किस राजवंश के दौरान? देखिए मंदिर जो क्वेश्चन आ रहा है, जो मंदिर आपका क्वेश्चन आ रहा है ना, वो मंदिर कुछ ऐसा आ रहा है कि ज्यादा फेमस ना हो, ज्यादा फेमस ना हो। जैसे कल आपसे पूछा गया था कि विष्णुपुर मंदिर कहाँ है, तो विष्णुपुर मंदिर जो है छोटा सा मंदिर का समूह, ये कहाँ पे है आपका? पश्चिम बंगाल के अंदर है ना। ऐतिहासिक महत्व के हैं। कैसा पूछता है कि भाई छोटा भी होना चाहिए, ऐतिहासिक
ऐतिहासिक महत्व का होना चाहिए लेकिन ज़्यादा पॉपुलर नहीं होना चाहिए। तो आपके कुछ ऐसे मंदिर जैसे मैंने आपको बता रखा है, भीतरगांव का मंदिर का जो कानपुर में है, और भी उदयगिरी की गुफा वगैरह, इसके अलावा बोरा की गुफाएं है ना, इसके अलावा अजंता एलोरा में कितने कितने गुफा है, 34 और 29, ये सब कुछ बातें आपको ध्यान रखना है। बाद बाकी तंजौर के मंदिर भी आने के लिए तैयार है, तंजौर का मंदिर आया नहीं है, ऐसा कोई सा भी एक एग्जाम नहीं हुआ जिसमें ये तंजौर का मंदिर नहीं आता है, जिसे राजराजेश्वर मंदिर या बृहदेश्वर मंदिर कहा जाता है, जो राजा प्रथम के द्वारा बनाया गया था। तंजौर तमिलनाडु में है ना। इस प्रकार से और कुछ मंदिर जैसे कल मैंने आपको बताया था शोर मंदिर, इसके अलावा हम्पी में कौन सी मंदिर है ना, विष्णुपद मंदिर कहाँ है, इसके अलावा और भी मंदिरों में अगर आ जाएंगे आप तो मैंने प्रेम मंदिर बताया था। तो ऐसे कुछ मंदिर पूछ रहे हैं इसमें, मामा भांजा मंदिर भी पूछा था, सास बहू मंदिर भी पूछा था। तो ये सब थोड़ा सा मैं पास्ट में आपको एनालिसिस में करा दिया हूँ, लिखित में आप थोड़ा सा मतलब तरोताजा कर लीजिएगा। करगम लोक नृत्य कहाँ का है? अब लोक नृत्य से जो है इसमें 2 ही दिन क्वेश्चन आया है, ये वाली टॉपिक को थोड़ा कम जो है इन्होंने वैल्यू दिया है, लोक नृत्य वाली टॉपिक को कम वैल्यू दिया है, लेकिन जो शास्त्रीय नृत्य के कैरेक्टर है उसको ज्यादा वैल्यू दिया है। ठीक है, तो करगम तमिलनाडु का है, यहाँ आ गया है तो पढ़ लीजिए। इसके अलावा मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ करगम मतलब कौन कौन से जो है आपका शास्त्रीय नृत्य में कैरेक्टर को कैसे पहचानोगे। अगर कुछ भी नहीं आता है फिर भी आप पहचान सकते हो एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं है। तो कैसे पहचानोगे इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। मैंने आपको बताया था कि सिंह सरनेम हो या झावेरी बहन सरनेम हो तो आपको मणिपुरी नृत्य में लगा देना। जिसको याद नहीं है उसके लिए है, जिसको याद है वो तो बहादुर है ही, है ना। इसके अलावा जो महाराज सरनेम रहता है उसको या तो वाद्य यंत्र से पूछ रहा है तो तबला बजा लेंगे, या हम चले जाएंगे कथक नृत्य में चले जाएंगे, है ना। इसके अलावा हमने कहा था कि रेड्डी सरनेम रहेगा तो आप कुचिपुड़ी में चले जाओगे, गद्दाम पद्मजा रेड्डी, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, इस प्रकार से, है ना। इसके अलावा हमने 3 सरनेम बताया था, बोरबयान, शौकिया और गोस्वामी। बोरबयान, शौकिया और गोस्वामी ये सत्रिया नृत्य से संबंधित होते हैं, सत्रिया से। ठीक है, सत्रिया असम के हैं, शंकर देव इसके संचालन करता। तो ये कुछ नृत्य के कैरेक्टर आपको याद रखना है। बाद बाकी लोक नृत्य को ज़्यादा वैल्यू यहाँ पे नहीं दिया गया है। कल जो है कल या परसों कलवेलिया पूछा गया था, और एक दिन आपको जो है सिद्धि धमाल पूछा गया था। 2 ही नृत्य पूछे गए हैं, सिद्धि धमाल आपका जो है गुजरात का, कलवेलिया राजस्थान का। बाद बाकी और भी नृत्य जो है नहीं पूछे गए हैं, खाली शास्त्रीय नृत्य के कैरेक्टर जरूर पूछे गए हैं। ठीक है, इसके अलावा वाद्य यंत्र से क्वेश्चन आ रहा है, वाद्य यंत्र से। ये जो भी मैं टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ ना, सभी टॉपिक का वीडियो आपके टॉपिक वाइज प्ले लिस्ट में है, लेकिन बच्चे के पास अभी इतना टाइम नहीं होगा मेरे ख्याल में, इसलिए मैं यहाँ पे डिस्कस कर दे रहा हूँ ताकि आप जो है अपने खुद से तरोताजा हो लो थोड़ी, है ना। तो ये जो है वाद्य यंत्र से देख लेना है, वाद्य यंत्र का। इसके अलावा जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है, बी और सी। कहने का मतलब है कि विटामिन की गुण दोष जरूर जान लेना है, विटामिन का जो है गुण और दोष जरूर जान लेना है। मैंने आपको कहा था भाई विटामिन ए, इसे कहते हैं रेटिनॉल। क्या कहते हैं? रेटिनॉल कहते हैं। इसके कमी से आँखों की बीमारी होती है, आँख की बीमारी होती है, सारे के सारे मोतियाबिंद, रतौंधी, ट्रेकोमा, ग्लूकोमा, जीरोप्थेलेमिया, ये सब। बी विटामिन जो है ये 8 विटामिन का समूह है, इसे बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इसके अलग अलग नाम है, अलग अलग नाम थोड़ी बहुत ध्यान रखेंगे। पहले का नाम रखेंगे थायमीन, B1 का राइबोफ्लोविन, B2 का, इस प्रकार से B6 पूछता है पैरोडॉक्सिन, B12 पूछता है साइनोकोबाल्मिन। 4 याद रखना है, 4 से काम हो जाती है। एक नियासिन भी पूछता है ना, तो ये 5 याद रखना है। इसके अलावा विटामिन B1 के कमी से जो बीमारी होती है ये बेरी होती है, हालांकि और भी बीमारी होती है, लेकिन जब से किताब वाले ने छापा तब से बेरी ही पूछा जाता है आपके एग्जाम में। इसके अलावा विटामिन B12 की कमी से जो है ये आपको साइनोकोबाल्मिन कहा जाता है इसे, इसकी कमी से एनीमिया हो सकती है। एनीमिया में रक्त की जो है कमी हो जाती है, और विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु भी पाए जाते हैं। तो ये कुछ विटामिन वाटर सोलुबल, जल सोलुबल पूछते हैं, तो बी और सी वाटर सोलुबल है। बाद बाकी ए, डी जो है वाटर सोलुबल है। ई को जो है टेकोफेरॉल कहते हैं, इसके कमी से जो है प्रजनन क्षमता में कमी आती है। डी को हम कहते हैं जो है कैल्सीफेरॉल, इसके कमी से हड्डियां संबंधित रोग होती है, रिकेट्स वगैरह, ऑस्टियोमलेशिया, है ना। विटामिन के की कमी से ब्लड क्लोट नहीं होता है, इसे ध्यान रखिएगा, ब्लड क्लोट नहीं होता। देखिए ब्लड को क्लोट होने में सिर्फ विटामिन के ही भाग नहीं लेता है ना। तो प्रोथ्रोम्बिन भी भाग लेते हैं, प्लेटलेट्स भी भाग लेते हैं, ये आपका विटामिन के जो बाहरी तत्व है ये भी भाग लेते हैं। तो ये सभी के सभी मिलकर ब्लड क्लोट होते हैं। ब्लड क्लोट होना कितना इंपॉर्टेंट है, ज्यादा क्लोट हो जाए तो भी दिक्कत है भाई, शरीर में पूरा जम ही जाएगा तब तो और दिक्कत है ना। लेकिन अगर कहीं कटपट गया, नहीं क्लोट हो रहा है तब तो और दिक्कत है, मतलब हर तरीके से ही दिक्कत है, इसीलिए बैलेंस में रहना ही सही है भाई। इसके अलावा
सल्तनत काल को आपको पढ़ के जाना है। सल्तनत काल से क्वेश्चन सब दिन आए जा रहे हैं। जैसे कल आपका रजिया का जो है शासन अवधि आपसे पूछ लिया गया है ना। तो जो कुछ शासक है, खास करके गुलाम वंश के शासक और अलाउद्दीन खिलजी की शासक, इसके शासन अवधि जरूर याद रखेंगे। किसके किसके, मैंने कहा कि एक गुलाम वंश का और एक अलाउद्दीन खिलजी का, इसके शासन व्यवस्था जरूर याद रखिएगा। सीधे डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन करता है कि भैया इसके जो है कब से कब तक आपका जो रहा है शासन अवधि, ये आपसे पूछा जाता है। तो गुलाम वंश के कुछ शासक का तो जरूर, जैसे आपका इल्तुतमिश का याद रखिएगा, ये आपका 1211 से लेकर 1236 ईस्वी तक जो है सत्ता में रहा था। कुतुबुद्दीन ऐबक इससे पहले मेजर शासक हुए गुलाम वंश के, तो ये 1206 में स्थापना किए और 1210 में ये मर गए। ठीक है, तो ये सब कुछ बात जरूर ध्यान रखिएगा। कल रजिया का पूछा गया था, तो रजिया का शासन हो जाएगा 1236 से 1240 हो जाएगा रजिया का शासन, है ना। मैंने कहा कि नसरुद्दीन महमूद का जरूर याद रखिएगा, इसके पूछे जाते हैं क्योंकि गुलाम वंश में, है ना, नसरुद्दीन महमूद भी काफी जो है अच्छे रोल निभाए। तो ये आपका 1246 से 1266, 1246 से 1266, और सबसे अधिक इंपोर्टेंट जो इस वंश में कोई भी शासक हुआ वो हुआ गयासुद्दीन बलबन, जो 1266 से 1286-87 तक लगभग 20 वर्षों तक इन्होंने शासन किया। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ शासन अवधि, और इसके अलावा मैंने कहा कि आपका एक अलाउद्दीन खिलजी का जो है शासन का याद रखना है, शासन की अवधि। तो ये 1296 से 1316 ईस्वी तक शासन किया था अलाउद्दीन खिलजी, इसको रखना है। बाद बाकी गुलाम वंश के शासक को याद रखना है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत के स्थापना के समय, विजयनगर साम्राज्य के स्थापना के समय सल्तनत पे कौन शासक था। तो 1336 में आपका, है ना, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है। तो उस समय जो है आपका तुगलक वंश के मोहम्मद बिन तुगलक की शासन थी। कहां पे, जो है दिल्ली सल्तनत पे 1336 में। और तुगलक वंश की अगर आप शासन की बात करेंगे तो 1325 से स्टार्ट हुआ था और ये आपका 1351 के बीच में चला था। तो इन दोनों में ओवरलैप हो रहा है, मतलब मोहम्मद बिन तुगलक था। तो दिल्ली सल्तनत और विजयनगर साम्राज्य को जरूर याद रखें। विजयनगर साम्राज्य से कल एक क्वेश्चन पूछा गया था कि नागलपुरम नामक बस्ती की स्थापना किसने किया था। तो ये कृष्णदेव राय ने किया था। नागलपुरम जो बस्ती है अपने माता के नाम पे, नगम्बा देवी उसके माता का नाम था, उनके नाम पे ये शहर बसाए गए थे। कृष्णदेव राय एक किताब भी लिखे, आमुक्त माल्याद, ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में, कृष्णदेव राय के द्वारा लिखा गया है ना। इसके अलावा जो कृष्णदेव राय है उसके मंत्री परिषद को क्या कहते हैं, तो अष्ट दिग्गज कहा जाता है। अष्ट दिग्गज कहा जाता है कृष्णदेव राय के मंत्री परिषद को। विजयनगर साम्राज्य पे 4 वंश है, तुलुब है, सुलुब है, अरबिदु है और संगम है। ये 4 वंशों को जरूर ध्यान रखें। विजयनगर साम्राज्य के पतन जो है ये आपका 1565 में तालीकोटा का युद्ध के समय जो है वहां का शासक कौन था, तो सदाशिवराव। कौन था, सदाशिवराव भाव भी है एक, जो कहाँ पे है भाई, मराठा सरदार में, है ना। एक सदाशिवराव भाव भी है जो आपके एग्जाम में आते हैं। तो ये पानीपत की जो 3rd लड़ाई हुई थी 1761 में, इसमें मराठों के तरफ से यही नेतृत्व कर रहे थे सदाशिवराव भाव। एगो सदाशिवराव विजयनगर साम्राज्य में भी है, जो आपका क्या बोलते हैं इसको, तालीकोटा का जो युद्ध हुआ 1565 में उस समय था। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन थोड़ा अंतर विभेद करके याद रख लेंगे। बाद बाकी सल्तनत से इल्तुतमिश का शासन अवधि, इन सबका शासन अवधि बता दिया। अब इनकी विशेषता थोड़ा जान लीजिएगा। इल्तुतमिश जो है सिक्का चलाया था, जीतल और टका, जीतल जो है कॉपर का और टका जो है चांदी का। इसके अलावा जो टोकन वाला सिक्का चलाया था, टोकन वाला सिक्का MBT चलाया था मोहम्मद बिन तुगलक जो है अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था। मोहम्मद बिन तुगलक जो है दीवान कोही नामक संस्था जो कृषि विभाग से संबंधित है, इसकी स्थापना किया था गयासुद्दीन, है ना, गयासुद्दीन फिरोज शाह तुगलक या मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। और जो सबसे पहले जो तुगलक वंश में है गयासुद्दीन तुगलक, है ना। गयासुद्दीन तुगलक सबसे पहले जो है आपका नहर निर्माण करवाया था। तो ये बात ध्यान रखेंगे, गयासुद्दीन तुगलक जो है सबसे पहले नहर निर्माण करवाया, लेकिन बड़े पैमाने पे नहर निर्माण करवाए थे फिरोज शाह तुगलक। तो ये सब बात ध्यान रखेंगे। सल्तनत पे जो है आपका सिकंदर सानी अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू किया था। दक्षिण
भारत के विजय के लिए मलिक काफूर को चुना था? अलाउद्दीन खिलजी के बारे में भी थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए। तो ये कुछ आपके दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन। इसके अलावा जो मतलब उस समय का जो कोई भी राजा वगैरह की जीत होते थे तो कुछ निर्माण करवाते थे, ये कहाँ कहाँ पे है, ऐसा कुछ क्वेश्चन अगर आपको याद रख पाए तो ज़्यादा बेटर है। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सिकरी, है ना। इसके अलावा विजय स्तंभ राणा कुंभा चित्तौड़गढ़ में, इस सब थोड़ा बहुत ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो मकबरा वगैरह है यहाँ से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। मकबरा जो होते हैं ना, मकबरा, तो हुमायूं का मकबरा से 2 बार क्वेश्चन आया है, ध्यान रखेंगे। दिल्ली में है, प्रथम मुगल गार्डन मकबरा है। बनवाया कौन था? हुमायूं की पत्नी यानी विधवा वाली, तो बेगा बेगम या हाजी बेगम नाम है। 2.5 दिन का झोपड़ा कौन बनवाए थे? कुतुबुद्दीन ऐबक बनवाए थे। इसके अलावा इबादत खाना की स्थापना अकबर ने करवाया था फतेहपुर सिकरी में, और बुलंद दरवाजा भी फतेहपुर सिकरी में ही लगाए गए हैं। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने ही लगवाया था। इसके अलावा इनमें से कौन सी पुस्तक विक्रम सेठ के द्वारा लिखा गया है? सब दिन पुस्तक से क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन जो ज्यादातर पुस्तक है ये आपका स्वतंत्रता संग्राम वाली पुस्तक ही आ रही है, या फिर उससे भी प्राचीन जो समाज सुधारक पुस्तक है हुआ, जैसे कल मृक्ष कटिकम पूछा था शूद्रक का, तो आपको कालिदास का पुस्तक, शूद्रक का पुस्तक, है ना। इसके अलावा वात्स्यायन का पुस्तक, है ना, प्रेमचंद की पुस्तक, ये सब की पुस्तक थोड़ा बहुत देख लेना है। हालांकि हम मॉडर्न राइटर का पुस्तक हमने रखा है, ये सूटेबल बॉय, ये सूटेबल गर्ल, गोल्डन गेट, ये सभी के सभी विक्रम सेठ की पुस्तक है। एक किताब का नाम है अनसूटेबल बॉय। अनसूटेबल बॉय जो है करण जौहर का है। ओलिवर ट्विस्ट चार्ल्स डिकेंस के द्वारा लिखा गया है ना। ओलिवर ट्विस्ट जो है ये चार्ल्स डिकेंस के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। मिडनाइट चिल्ड्रेन, सैटनिक बर्सेज लिखा है, एक किताब का नाम है सैटनिक बर्सेज, और एक किताब का नाम है विक्ट्री सिटी। तो ये तीनों किताब जो है सलमान रश्दी साहब के नाम है, इन्हें जरूर ध्यान रखेंगे, क्यों पूछा जाता है सलमान रश्दी का, है ना। इसके अलावा द लॉस ऑफ इनहेरिटेंस के लेखक किरण देसाई है, और अभी फीस्टिंग फास्टिंग किताब पूछा था अनीता देसाई का, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे, है ना। अनीता देसाई का फीस्टिंग फास्टिंग पूछा था। इसके अलावा व्हाइट टाइगर अरविंद अडिगा साहब की पुस्तक है, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। गीतांजलि श्री की पुस्तक है द टॉम्ब ऑफ सैंड, है ना, रेत की समाधि, ये भी जो है बुकर पुरस्कार से जुड़ा रहा था, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। ये गीतांजलि श्री की पुस्तक है रेत की समाधि, है ना। तो ये सब कुछ एक पुस्तक है जो आपको ध्यान रखना है ना। एन अननोन इंडियन भी पूछा था कल, है ना। एन अननोन इंडियन, है ना, NOWN अननोन इंडियन। ए अननोन इंडियन के लेखक कौन है आपका? नीरद सी चौधरी। तो ये भी किताब आपसे पूछा गया है, ए अननोन इंडियन। बाद बाकी 2 दिन पहले तो खिलाड़ी के जो किताब है वो पूछे गए हैं, तो एस अगेंस्ट ओड्स सानिया मिर्जा का है ना। माइंड मास्टर विश्वनाथ आनंद का, प्लेइंग इट माय डे सचिन तेंदुलकर का, द टेस्ट ऑफ माय लाइफ युवराज सिंह का, 281 एंड बियॉन्ड VVS लक्ष्मण का, ए सेंचुरी इज नॉट एनफ सौरव गांगुली का, है ना। प्लेइंग टू विन साइना नेहवाल का, ये सब कुछ किताब है जो आपको ध्यान रखना है। बिलीव सुरेश रैना का। अब देखिए संविधान के भाग से क्वेश्चन पर डे पूछे जाते हैं, तो अब मैं आपको भाग जितना बताता हूँ उतना याद रख लीजिएगा, काम हो जाएगा। तो संविधान का भाग 1 में आप सभी जानते हैं आते हैं, 2 में 2 जो है हमारा ये 5 से लेकर 11 तक के आर्टिकल को कवर करते हैं। इसमें नागरिकता का प्रावधान है। नागरिकता कई प्रकार से आप अचीव कर सकते हैं और कई प्रकार से आप समाप्त कर सकते हैं। 12 से जो है 35 तक ये हमारा फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट वर्तमान में 6 प्रकार के हैं। 1978 में 41वां संविधान संशोधन हुआ था, इसके तहत संपत्ति के अधिकार हट गए थे, तब से लेकर अभी तक 6 प्रकार के फंडामेंटल राइट है। इसे कैटेगराइज किया गया है। 14 से 18 समानता का अधिकार, 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार, 19 से 22 हो गया, 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता, 29 अल्पसंख्यक हित, 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, है ना। इसके अलावा जो 23 और 24 है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार है। इसके अलावा जो है 36 से 51 ये आपका आ जाएगा भैया क्या, नीति निरंतरता, तो DPSP आ जाएगा, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। 51 के ए बीच में रख लीजिएगा, ये मौलिक कर्तव्य से है। फिर हमारा 52 से लेकर, है ना, 52 से लेकर 137 इसमें संघ की बात बताई गई है। फिर 137 हो गया ना, 52 से लेकर 151, माफ कीजिएगा, 52 से लेकर 151 तक। अब 152 से लेकर 237 तक जो है राज्य की बात की गई है, ये 6 में है। 7 में आपका ये समझ ही रहे हैं तीनों है। फिर 8 में जो है, 8 में जो है आपका भाग 8
है ना। तो भाग 8 में आपका यूनियन टेरिटरीज आ जाएगा। देखिए अनुसूची और भाग में कंफ्यूज हो रहा था मेरा माइंड। भाग 8 में जो है यूनियन टेरिटरीज है, अनुसूची 8 में भाषा है, ठीक है। भाग 9 में जो है ग्राम पंचायत है, 9 के ए में आपका नगर निगम है और 9 के बी में सहकारी समिति है। तो ये कुछ एक भाग इतना जरूर याद रखें, बाद बाकी और भाग आपके क्वेश्चन नहीं आते हैं, इतना ही तक आते हैं। देखिए बताया गया है कि भाई अच्छे से न करे तो कन्फ्यूजन कहीं भी हो सकती है। देखिए मुझे अभी भाग 8 और अनुसूची में 8 में कन्फ्यूजन हो गया था। भाग 8 में जो है यूनियन टेरिटरीज है और अनुसूची 8 में आपके भाषा है, ठीक है। अनुसूची जो है वर्तमान में 12 है और भाग 22 में से 25 भागों में विभक्त है। और ये कैसे विभक्त है मैं बता दिया, 4 के 4 का ए बना है, 9 से 9 का ए और 9 का बीओ बना है, ठीक है। चलिए अगला मैं इस नृत्य के बारे में बात कर ही लिया था। हाँ एक चीज़ और कि ये जो कुछ एक स्कूल खोले हैं ना, स्कूल वगैरह जो खोले हैं, ये जो आपका नृत्यांगना वगैरह, तो इनके बारे में भी जानकारी रखना है कि कहाँ कहाँ खोले हैं। ये भी गिनी चुनी है। मैंने आपको बताया है कि नालंदा वाला जो डांस स्कूल है ये बम्बई में है, कनक रेले इससे जुड़े हुए हैं। एक आपका यामिनी स्कूल ऑफ डांस ये दिल्ली में है, यामिनी कृष्णमूर्ति के द्वारा खोला गया था। एक ये सृजन है, ये आपका उड़ीसा में है, गुरु केलुचरण महापात्र ने खोले थे। एक आपका दर्पण एकेडमी है, ये मृणालिनी साराभाई के द्वारा खोला गया था, है ना। तो ये इतने बात आपको तो याद हो ही जाएगा। अगला जो क्वेश्चन आता है ये आपका आता है नदी से। नदी से क्वेश्चन आ रहे हैं, खास करके जो है सहायक नदी और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाला और आपका जो है क्या बोलते हैं अरब सागर में गिरने वाली नदी। देखिए मैंने आपको बता रखा है कि नदी प्रायद्वीपीय भारत की हमेशा चॉइस रहता है कि ज्यादा पूछा जाए, है ना। तो प्रायद्वीपीय भारत की नदी में आप आएंगे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, है ना। इसके अलावा आपका महानदी भी हो जाएगा, है ना, घाट प्रभा, मालप्रभा, है ना, बेन गंगा, ये काबिनी, ये सभी के सभी जो है आपके कहाँ पे हो जाएंगे प्रायद्वीपीय। भीमा भी रखिएगा, भीमा, ये सभी के सभी प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में से है। अब इस नदियों में सबको नहीं पूछता है, जो पूछता है गोदावरी पूछता है पहला, दूसरा कृष्णा पूछता है और तीसरा आपका महानदी पूछता है। इसके अलावा चौथा कावेरी पूछता है। आज तक इतने नदी की ओरिजिन भी आपसे पूछते हैं, ठीक है। तो भाई पहला जो है गोदावरी ये नासिक से निकलती है ना। दूसरा कृष्णा महाबलेश्वर से निकलती है, ये भी महाराष्ट्र में है। तीसरा महानदी छत्तीसगढ़ के रायगढ़ के पास से निकलती है और चौथा कावेरी जो हमने कहा ये कर्नाटक के ब्रह्मगिरी से निकलती है, ठीक है। ये चारों के चारों नदियां जो है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं। परसों के दिन एक क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रायद्वीपीय भारत में प्रवाहित वह नदी जो पश्चिम के तरफ बहती है और अरब सागर में गिरती है, तो ये नर्मदा नदी है। मैंने इसको पहले ही बता रखा था कि नर्मदा नदी एमपी के अमरकंटक से निकलती है, लेकिन ये उल्टा दिशा में बहते हुए इसीलिए डेल्टा का निर्माण भी नहीं करती है और भ्रंश घाटी को भी फॉलो करती है और अरब सागर में गिरने के साथ साथ ये प्रायद्वीपीय भारत में फॉलो होती है, ठीक है। तो ये नर्मदा हो गया। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो नदी के बारे में थोड़ा बहुत इतना जानकारी रखेंगे, बाद बाकी गंगा वगैरह, ब्रह्मपुत्र वगैरह की जो भी का क्या बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज है ये तो बता ही दिए हैं, ओरिजिन भी बता दिए, कैसे बनते हैं, कहाँ कहाँ से गुजरते हैं, सब चीज बता दिए। गंगा की बात करेंगे, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, फिर बांग्लादेश, ऐसा सफर तय करता है गंगा, है ना। ब्रह्मपुत्र की बात करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश में इंडियन एंट्री होती है, पश्चिम बंगाल में आने के बाद ये भी बांग्लादेश में चले जाते हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखेंगे थोड़ी बहुत। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हमेशा याद रखें, लोहित, बराक, सुबनसिरी, तिस्ता, मानस, देहांग, इस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों में। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में और क्या है, माजुली है ना, और असम का शोक भी है। इसके अलावा अभी मैंने डीपीएसपी के आर्टिकल की बात कर ही लिया, तो मैं सीधे आगे चलता हूँ और यही चीज यहाँ पे अलग अलग से लिखा गया था। तो कुल मिला के यहाँ पे मैं ज्यादातर मौखिक रूप से आपको बताने आया था, जो मेरा अभी मकसद क्लियर हो गया। इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन आपके एग्जाम में हाल फिलहाल में देखने को मिला है। हाल फिलहाल में जो देखने को मिला है, जैसे किस शासक की शादी किससे हुआ था, ऐसा कुछ क्वेश्चन, जैसे मतलब सबके नहीं पूछेंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई बड़ा शासक है और अपनी पुत्री की शादी किसी से किया, जैसे अभी एक दिन पूछा था कि इल्तुतमिश और कुतुबुद्दीन ऐबक में कौन सा रिलेशन है, तो ससुर और दामाद का रिलेशन है, ये भी पूछा गया है। एक क्वेश्चन आपसे पूछता है कि जो है फला काल में इसके शासन व्यवस्था कहाँ तक फैली हुई थी, इस प्रकार के भी प्रश्न देखने को मिले हैं। मतलब कुल मिला के हिस्ट्री वगैरह से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहे हैं। बौद्ध धर्म, जैन धर्म से क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार से कुछ बैलेंस होके आपको पढ़ के जाना है। और सभी को बेस्ट ऑफ लक, और आज फिर से छठ की सभी को बधाई। मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।
यदि आपको हमारे जो PDF हैं उनके बारे में कोई भी जानकारी चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होगा, लिंक क्लिक करके जो हमारे पेड PDF होते हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जय हिंद।